যে জনসভার মধ্য থেকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজির কাছ থেকে কিছু আশার আলো দেখতে চায়, কিছু আলোকবর্তিকা পেতে চায়, সেই আশা নিয়ে ভার্চুয়াল র্যালিতে সবাই যুক্ত হয়ে আছেন। আমি মাননীয় সম্মানীয় শ্রী অমিত শাহজিকে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে মঞ্চে আপনার বক্তব্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলার 9.5 কোটি মানুষকে সম্বোধিত করুন, তাদেরকে সাহস প্রদান করুন। आज के जन संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी जिन्होंने बंगाल के संगठन के अंदर अपने परिश्रम से जान फूंकी है, ऐसे श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, बहन देवर्षि चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आहलूवालिया जी, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुकुल रॉय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राहुल सिन्हा जी, स्वपन दास गुप्त जी, श्री अरविंद मेनन जी, और इस वर्चुअल रैली में टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए करोड़ों देश और विदेश के बंगाल के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रणाम कर कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज बंगाल के साथ, बंगाल की जनता के साथ जन संवाद का ये जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में सबसे पहले बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, जिस भूमि में रामकृष्ण परमहंस, श्री विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रणवानंद जी, बंकिम बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर जैसे अनेक लोगों ने भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को और बंगाल के संस्कार को न केवल भारत, दुनिया के अंदर उजागर करने का काम किया है। मैं सभी बंग भूमि के, जहां बंग भूमि ने जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे सभी महानुभावों को प्रणाम कर मेरी बात करना चाहता हूं। आज सबसे पहले बंगाल के अंदर और देश में कोविड महामारी के प्रकोप से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और बंगाल के अंदर अम्फान साइक्लोन के कारण जिन लोगों की जान गई है, वो सभी की आत्मा की चिर शांति के लिए मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूं। साथ साथ 2014 से बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए राजनीतिक संघर्ष करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं कि आपके परिवार का त्याग, आपके परिवार का बलिदान सोनार बांग्ला के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसका बहुत योगदान है। और जब भी बंगाल के अंदर परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है उसको स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। आज मैं देश भर के कोरोना वॉरियर को भी बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अन्य की जान को बचाने के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आए हैं। और जो भाई बहन पूरे देश भर में बंगाल में कोरोना से ग्रसित है, मृत्यु के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मैं इन सबको भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं
कि आप जल्दी स्वस्थ होइए और सोनार बांग्ला के अभियान के अंदर, सोनार बांग्ला के निर्माण के अंदर जुड़ जाइए और बंगाल के अंदर परिवर्तन की ये लड़ाई के अंदर जुड़ जाइए। मैं आज इस वर्चुअल रैली की कल्पना के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना की महामारी के समय जब सोशल डिस्टेंसिंग रखकर बात करनी होती है, उस वक्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनसंपर्क और जनसंवाद का जो रास्ता नड्डा जी ने ढूंढा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कोरोना महामारी भी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की यात्रा को रोक नहीं पाएगी। देश में 75 से ज्यादा वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता और देश भर के कार्यकर्ताओं का जो संपर्क करने का हमने अभियान चलाया है, वो अभियान जरूर आने वाले दिनों में अपनी असर दिखेगा। मैं बंगाल की जनता को विशेषकर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज ये वर्चुअल संवाद, जनसंवाद, बंगाल की जनता के साथ जनसंवाद जो है, मोदी जी की सरकार के 1 साल की समाप्ति के लिए है। मैं बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देश भर से मिली है, मगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं बंगाल की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय। क्योंकि पूरे देश भर के अंदर जब लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है, लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई है, एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है, और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए। और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो आपका दिया हुआ हौसला है, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन करने के लिए बंगाल के मैदान में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के विस्तार के लिए बंगाल के मैदान में नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर हमारे संगठन की नींव मजबूत करना तो चाहती ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से संस्कारित बंगाल बनाना चाहती है, हमारा सोनार बांग्ला फिर से बनाना चाहती है, और हम एक मजबूती के साथ बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। मित्रों, आज ये जो वर्चुअल रैली है, ये रैली टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति और कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपने अपनी विचारधारा का विस्तार करने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जब विचारधारा का, अपने स्वप्नों का विस्तार करना होता है तो जनसंपर्क और जनसंवाद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य संस्कृति रहा कि जहां जहां जनादेश मिला, हमने हमेशा के लिए अपने हिसाब देने के लिए जनता के सामने हम जाते रहे। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, हम जनता के सामने गए और हमारा हिसाब दिया। हम वो दलों में से नहीं है जो 10-10 साल तक बैठते हैं फिर भी शिकायतें ही करते रहते हैं। भाई, सत्ता आपको दे दी, सरकार आपको दे दी और हालत नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र पर हमले करना, हम वो दल नहीं है। हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं, और हमने जो किया है इसका हिसाब किताब देने में विश्वास करते हैं। कोविड के कारण जब 1 साल समाप्त हुआ तब हम सब सोचते थे कि क्या होगा इस बार, जनसंपर्क कैसे करेंगे, जनसंवाद कैसे करेंगे, जनता को हिसाब कैसे देंगे और जनता से इसकी इच्छा कैसे जानेंगे। मगर नड्डा जी ने एक अच्छा रास्ता निकाल दिया। ये मैं आज तीसरी वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों,
एक अद्भुत प्रयोग, सफल प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब भी जनसंपर्क और जनसंवाद के भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये वर्चुअल रैली के लिए एक चैप्टर जरूर लिखने वाले ने रिजर्व करना पड़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं आज जिस प्रकार से बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, 70,000 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगाए हैं, दुनिया भर के बंगाल के लोगों को जोड़ा है, इनके एसोसिएशनों को जोड़ा है। मैं दिलीप घोष, मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आपका ये परिश्रम बंगाल की जनता के साथ जनसंवाद भारतीय जनता पार्टी का जरूर रंग लाएगा। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तब मोदी जी की सरकार का 1 साल समाप्त हुआ है। मोदी 2 का 1 साल समाप्त हुआ है, मगर मोदी 2 को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से 2019 में फिर से जनादेश प्राप्त किया और उसका 1 साल समाप्त हुआ। ये 6 साल भारत को हर तरीके से आगे बढ़ाने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल भारत की समस्याओं का समाधान करने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के 6 साल रहे हैं। और ये 6 साल के अंदर स्केल भी बदला है और स्किल भी बदली है। हर तरीके से नए भारत की रचना की दिशा में हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। जब मोदी जी को नेता चुना गया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के नाते संसद के सेंट्रल हॉल में था। मुझे आज भी मोदी जी का पूरा भाषण याद है। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मेरी सरकार जो ऐतिहासिक जनादेश लेकर आई है, वो गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। दूसरे दिन अखबारों ने, ढेर सारे अखबारों ने अपने कमेंट्स लिखे थे कि सब ऐसा कहते हैं मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। मैं सबको आज कहना चाहता हूं, 6 साल हो गए, पीछे मुड़कर देखिए 60 करोड़ गरीबों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने सबसे पहले 60 करोड़ गरीबों के घर में, जिनके पूरे परिवार के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उसके घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया और ये जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट पहुंचाया। 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। जब 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, बहुत सारे नेताओं की टिप्पणियां मुझे याद है, राहुल बाबा की भी टिप्पणियां याद है। बैंक अकाउंट खोलकर करोगे क्या, अंदर रखोगे क्या? राहुल बाबा, जिसकी दृष्टि वक्र होती है उसको वक्र ही दिखाई पड़ता है। मैं सिर्फ आगे की बात नहीं करता, कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ये पैसा अगर अकाउंट न होता तो किस तरह से पहुंचा? हर घर में जनधन अकाउंट खोला। 50 करोड़ भारतीयों के जीवन के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। 50 करोड़ भारतीयों के लिए अगर बीमारी आ जाती है तो ईश्वर ही मालिक होता था। परंतु जब मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और मुझे कहते हुए आनंद है, 3 साल से कम समय के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपने ऑपरेशन इस योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया है और एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है। ये बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है?
क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो दो हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? और मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर? राजनीति की भी एक हद होती है और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं। मगर मैं बंगाल वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के 1 ही मिनट के बाद आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू होगी। देश के अंदर गरीब के लिए गैस सिलेंडर एक स्वप्न था। गरीब मां, गरीब महिला, गरीब बच्ची टहनिया कंडा जलाकर अपने खाना पकाती थी, धुएं से त्रस्त हो जाती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और 8 करोड़ घरों को धुएं से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 8 करोड़ माताओं का आशीर्वाद आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश में आजादी के 70 साल के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली ही नहीं थी। 2.5 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे थे जहां लालटेन जलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने दर्द को समझा कि 70 साल हो गए, लोकतंत्र के मायने ही क्या रह जाते थे जब 70 साल के बाद भी कोई गांव में बिजली का खंभा भी न हो, कोई घर के अंदर बिजली का बल्ब न लगे। मोदी जी ने योजना बनाई, सौभाग्य योजना। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन पहुंचा और धुएं की जगह अंधेरों को भी घर से बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 2.5 करोड़ परिवार ऐसे जिन्होंने पहली बार बिजली देखी है। 10 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं थे। महिला हमेशा, घर की माताएं, बहनें, बच्चियां हमेशा शर्मसार होती थी। ये 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय पहुंचाकर ये महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास घर नहीं था, अभी भी कुछ लोग हैं, मगर मोदी जी ने संकल्प किया है कि 2022 के पहले हर भारतीय को, हर भारत के नागरिक को हम एक पक्का घर देने का काम समाप्त कर देंगे। ये अभियान के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ लोगों को, 15 लाख लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर दिया। बंगाल के अंदर 15 लाख लोगों को घर दिया। बंगाल के अंदर 82 लाख लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। 7.5 लाख लोगों को बंगाल के अंदर बिजली दी और 3.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। ममता दी, हमारा आप हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। आप कल जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा, भाजपा के मार दिए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा। हिसाब लाना है तो विकास का लेकर आइए। ममता दी, मैं आपको कहता हूं, कल आप हिसाब लेकर आइए। भारत का गौरव मोदी जी ने दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया। एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह छोड़ने वाला दुनिया में सर्वप्रथम राष्ट्र भारत बना। जीएसटी, इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर 130 करोड़ की जनसंख्या और इतने बड़े आकार के अंदर 30 से ज्यादा राज्यों के यूनिट के अंदर जीएसटी को सर्वसहमति के साथ लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री कर सुधार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, एक जमाना था जब यूपीए की सरकार यहां पर चलती थी और यूपीए की सरकार चलती थी तब
पाकिस्तान से हर रोज आतंकवादी घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में कोई उफ तक नहीं करता था, माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार स्थिति बदल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर बांकुरे वीर बांकुरे वापिस आए और दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत के जवानों का खून सस्ता नहीं है। अगर कोई हमारे इस जवानों के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मित्रों, इससे एक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश गया है। और दूसरा टर्म शुरू होते ही 70 साल से कई मुद्दे ऐसे थे जिनको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मुद्दे देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़े थे, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े थे। देश का हर नागरिक और बंगाल का तो हर नागरिक विशेषकर चाहता था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को हटा दिया जाए, क्योंकि बंगाल के ही नेता थे, बंगाल के ही सुपुत्र थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर में 370 के आंदोलन के लिए कश्मीर की भूमि पर दिया। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव है कि हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया था। और मैं तो जब से कार्यकर्ता बना 14 साल की उम्र से, तब से नारे लगाते थे हम लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर एक कसक रह जाती थी, दिल में एक दर्द रह जाता था कि धारा 370 और 35 है, तब तक कश्मीर हमारा नहीं है। और मित्रों, मोदी जी ने अगस्त महीने में 2019 में संसद के अंदर बिल पारित कराया और धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना। हमेशा के लिए कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं मानता हूं, जब भी देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी लिखा जाएगा, मोदी जी का एक कदम भूरी भूरी प्रशंसा के साथ किसी भी कटु आलोचक को भी लिखना पड़ेगा कि धारा 370 और 35A को हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश के करोड़ों लोग चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वहां भव्य राम मंदिर बने। सब लोग चाहते थे। कई आंदोलन हुए, 150 साल पुराना केस समाप्त नहीं होता था। कांग्रेस सरकार की नीति थी केस को लटकाए रखो, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो, मसलों को उलझाते रहो, दंगे होते रहते हो। मोदी सरकार आई, सटीक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, परिणाम आया और मोदी जी ने अभी गत ही लोकसभा के सेशन के अंदर, लोकसभा के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की घोषणा कर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और कुछ ही महीनों में आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां श्री राम का जन्म हुआ था, उसी भूमि पर हम देख पाएंगे। मैं मानता हूं न केवल देश के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों के मन की श्रद्धा को नरेंद्र मोदी जी ने परवान चढ़ाया है। 3 तलाक का मामला था, फिर तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को अन्याय होता रहा, सालों तक अन्याय होता रहा, इसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था शाहबानू के केस में, कांग्रेस सरकार ने आदेश को पलटा, कानून लाए और ट्रिपल तलाक को चालू रखा। मोदी सरकार ने मुस्लिम माताओं और बहनों को, बच्चियों को अपना अधिकार देने का कदम उठाया और ट्रिपल तलाक को तलाक देकर संविधान के बाहर करने का। मित्रों, ये ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारी राजनीति के अंदर, देश के लोकतंत्र के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने सालों तक नहीं की। मोदी जी ने एक झटके में ये किया है। और मैं बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि इतना ही बड़ा कदम है सिटीजनशिप
अमेंडमेंट एक्ट। विभाजन के बाद करोड़ों लोग पड़ोसी देश से आए, शरणार्थी आए, 70 साल से वो वैसे ही रहते रहे, कोई कानूनी अधिकार नहीं, कोई पहचान नहीं, अपने ही देश में वो निराश्रित बनकर रहे। वहां तो परेशान होते ही थे, यहां पर भी परेशान हुए। अपनी सरकारों ने भी उनकी सुध नहीं ली, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, इसने करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको सम्मान देने का भारत का वादा जो सन 47 में किया गया था, उसको 2019 में पूरा किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और वो शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया। मैंने ममता जी का चेहरा उस दिन देखा था, गुस्से से लाल बबूला हो गई थी। नाम देने की, बोलने की तमीज भी नहीं रही थी। मैंने इतना गुस्से किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा कि हम इसका विरोध करेंगे, एडी चोटी का विरोध करेंगे। संसद में भी किया, रोड पर भी किया, रैलियां निकाली। मैं ममता दीदी को आज इतना पूछना चाहता हूं कि मतुआ समाज के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये नामशूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बांग्लादेश से जो बंगाली भाई आए हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको नागरिकता मिले, इसका आप क्यों विरोध कर रही हो? उनको सम्मान मिले, उसका आप क्यों विरोध कर रही हो? ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए बंगाल की जनता के सामने कि जो शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं, इसके ये कारण है। और मैं ममता जी को कहना चाहता हूं कि आप सीएए का विरोध कर रही है, जब मतपेटियां खुले तब देख लेना कि बंगाल की जनता को बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। सीएए का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो 70 साल तक नहीं लिए गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, राजेंद्र बाबू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मगर ये कांग्रेस कभी भी उनको नागरिकता देना नहीं चाहती थी। हमने मित्रों 60 करोड़ गरीबों को आवास, बिजली, शौचालय, सिलेंडर, बैंक खाते देने के साथ साथ अब एक ही कमी रह गई थी कि इनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था। मैं गुजरात से आता हूं। पहले गुजरात 80 के दशक में गुजरात के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड हुआ करता था। आज तो नहीं है। जल संचय अभियान मोदी जी ने चलाया और गुजरात के अंदर फ्लोराइड निकल गया है। परंतु उस वक्त मैंने देखा था कई युवा 25 साल की उम्र में उनके बाल सफेद हो जाते थे, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। ये फ्लोराइड का असर उनको अकाल वृद्धत्व देता था। और देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी आज भी भाग्य में नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प किया। और मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा लोग बंगाल का इसको फायदा होने वाला है। मित्रों, हमने दूसरा काम किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राहुल बाबा जब चुनाव में घूमते थे, किसानों का ऋण माफ करो, किसानों का ऋण माफ करो। लोक लुभावन वादे करने में कांग्रेस का कोई स्पर्धा में जीत ही नहीं सकता। मगर मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि यूपीए ने 10 साल में एक बार किसानों का ऋण माफ किया। 3.5 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। वो कहते हैं, आंकड़े कुछ और है, मगर इनका दावा मान भी ले तो 3.5 करोड़ लोगों को 60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया। राहुल बाबा, ध्यान से मेरी बात सुनना जरा। और मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया देने की बात की। 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है और हर साल 6,000 रुपया पहुंचने वाला। मगर फिर से बंगाल वाले आप ताली मत बताएं, क्योंकि किसानों का सूची जो राज्य सरकार ने केंद्र को देना चाहिए, ममता दीदी नहीं देती है। उनको डर है कि मोदी जी का 6,000 रुपया आ जाएगा तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे ममता जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे, काहे को बंगाल के किसान को आप दुखी कर रही हो?
वो बेचारे साइक्लोन का मारा हुआ है, कोरोना का मारा हुआ, उसको 6,000 रुपया चाहिए। आप क्यों बीच में रोड़ा बनी हो? एक सूची भेज दो। मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, शनिवार को सूची भेज दीजिए, हम सोमवार को पैसा भेज देंगे, हम तनिक मात्र देंगे। मगर इसमें आप राजनीति मत करिए, ऐसा मेरा कहना। हमने छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और श्रमिकों के लिए पेंशन की योजना की, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, अलग से मछुआरा विभाग बनाया, जिसका सबसे बड़ा फायदा बंगाल को भी हो सकता है। और तीनों सेनाओं के बीच में अगर युद्ध आता है, आपातकाल आता है या रणनीति बनानी है, सैन्य की तैयारियां करनी है, सैन्य को सुसज्ज करना है, आधुनिकीकरण करना है, सब चीजों के लिए एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की योजना तो अटल जी के समय में बनी, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। 2019 में मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन कर दिया और आज सीडीसी काम कर रहे हैं और हमारी सेनाओं को आधुनिक करने का अभियान आज चल रहा है। वन रैंक वन पेंशन की मांग भी हमने पूरी कर दी। और आरसेप एक ऐसा संवाद, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी समझौता मनमोहन सिंह जी ने जो शुरू किया था, अगर आरसेप हो जाता तो देश का छोटा व्यापारी, लघु उद्योग, छोटे उद्योजक और किसान, मछुआरे सभी परेशान हो जाते, बर्बाद हो जाते। तो ये बात मोदी जी के सामने आई, तब आरसेप की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी की भूमि से आता हूं, गरीब किसान, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक को इनके हितों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पशुपालक और मछुआरों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरी आत्मा मुझे परमिशन नहीं देती है कि मैं आरसेप पर दस्तखत करूं। और विनम्रता के साथ आरसेप से भारत बाहर हो गया और आज देश के करोड़ों किसानों को मदद करने का काम आरसेप के माध्यम से हुआ है। हमने आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए 400 नए एकलव्य स्कूल बनाए और इसके माध्यम से आज वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, इसी एक साल के अंदर कोरोना का संकट आया, वैश्विक महामारी आई। कोरोना का संकट आया तब मैं पहले क्या होता था बताना चाहता हूं। पहले भी कई आपदाएं आई हैं, कुदरती आपदा पहली बार भारत में नहीं आई है, कोई महामारी भी पहली बार नहीं आई। पहले महामारी आती थी तो सरकारें लड़ती थी, अच्छे से लड़ती थी, मैं ना नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ही अच्छे से लड़ी, पहले की सरकारें भी लड़ी, मगर फर्क ये था कि पहले सरकारें लड़ती थी। मोदी जी ने इस प्रकार से महामारी के खिलाफ देश को तैयार किया कि आज नरेंद्र मोदी सरकार तो लड़ ही रही है, सभी राज्य सरकारें भी लड़ रही है और साथ में 130 करोड़ की जनता भी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट। ये नेतृत्व का प्रभाव होता है। जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, दुनिया के लिए अचंभा था कि एक भी पुलिस के इंटरफियरेंस के बगैर 130 करोड़ के देश में कर्फ्यू कैसे हो सकता है। सबको आश्चर्य था। जब देश ने आह्वान को माना और देखा, कई टीवी चैनलों ने भी दिखाया कि रोड सुनसान पड़े हैं, कोई व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने शास्त्री जी के बाद पहली बार देखा है कि किसी प्रधानमंत्री की अपील पर स्वयंभू रूप से 130 करोड़ लोग सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से अपने घर के अंदर बैठे रहे। उन्होंने इससे एक सामूहिक मन बनाने का प्रयास किया। इसके बाद में कोरोना के खिलाफ घंटी बजाओ, थाली बजाओ, उसके बाद दिया जलाने का कार्यक्रम, उसके बाद कोरोना वॉरियर के सम्मान में तीनों सेनाओं ने पुष्प वर्षा करी। ये सारी चीजें कर कर मोदी जी ने एक राष्ट्र, एक जन, एक मन ऐसी अटूट श्रृंखला बना दी कि पूरा देश जैसे एक मन से कोरोना के सामने लड़ने के लिए खड़ा है। और उसी का नतीजा है कि देश, दुनिया के सबसे विकसित देश भी आज ये देखने आते हैं कि भारत कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ा है। मित्रों, कई प्रकार से 130 करोड़ लोगों को मोदी जी ने एकजुट किया। कई सर्वेक्षण हुए हैं,
कोई 84% लोगों को मोदी जी के साथ बताता है, कोई 94% लोगों को बताता है, मगर मैं कहता हूं आपके सर्वेक्षण गलत है। 100% 130 करोड़ की जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोरोना की महामारी की शुरुआत में भी लेकर आए। मोदी जी को मालूम था कि सबसे बुरी असर देश के गरीबों को पड़ती। 1,70,000 करोड़ का पैकेज लेकर आए, जिसके अंदर ढेर सारी योजनाएं थी। मैं कुछ योजना जरूर बताना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि लगभग 8.7 करोड़ लोगों को 16,000 करोड़ रुपया दिया। बंगाल में कुछ नहीं मिला क्योंकि हमारे पास सूची नहीं है। महिला जनधन खाता 20 करोड़ लोगों को 30,000 करोड़ रुपया मिला और बंगाल के अंदर 1.92 करोड़ लोगों को 2885 करोड़ रुपया मिला। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 3 करोड़ लोगों को 3,000 करोड़ रुपया मिला। बंगाल में 21 लाख लोगों को 213 करोड़ रुपया मिला। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 2.3 करोड़ को 4,300 करोड़ मिला। बंगाल में 30 लाख लोगों को 300 करोड़ रुपया मिला। उज्ज्वला योजना 8.19 करोड़ लोगों को 13,000 करोड़ के गैस के सिलेंडर फ्री दिए गए। बंगाल के अंदर 1.13 करोड़ की दो दिए हैं, इसलिए 1.13 करोड़ लोगों को 1100 करोड़ के गैस के सिलेंडर दिए गए। बंगाल की जनता के 3.5 करोड़ लोगों को 3556 करोड़ का सीधी मदद नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर में पहुंचाने का काम एक गरीब कल्याण है। और मैं ममता जी को आज भी कहता हूं कि किसानों की सूची भेज दीजिए। हम किसानों को 6,000 रुपया देना चाहते हैं, आप काहे को रोड़ा बनी हो। ये योजना में बंगाल के खाते में 0 आता है। एक बार सूची भेज दीजिए, कृपया सूची भेज दीजिए, हम तुरंत ही पैसा ट्रांसफर करेंगे। और बंगाल पीडीएस के माध्यम से बंगाल के लगभग 60.68 करोड़ लाभार्थियों को 3.84 लाख मैट्रिक टन अनाज दिया, जिसकी वैल्यू लगभग 8,000 करोड़ रुपया होती है। इस प्रकार से 11,000 करोड़ रुपया बंगाल के लोगों को सीधा दिया। सरकार को जो सहायता दी है वो अलग है। 11,000 करोड़ रुपया बंगाल की जनता के घर में सीधा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ममता जी पॉलिटिकल तंज कसती है। हम ठीक नहीं चला रहे तो आकर संभाल लीजिए। भाई हमसे तो जो बन पड़ता था वो करा। 11,000 करोड़ रुपया हमने सीधा बंगाल की जनता के खाते में भेजा है और बंगाल सरकार को भी जो देना निकलता था वो निकलता। हमने कोई पक्षपात नहीं किया। मगर आप हमें कह रही है ममता जी कि भाजपा वाले संभाल ले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरा करने वाली है। चुनाव के अंदर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, प्रवासी मजदूरों की भी मैं बात करना चाहता हूं। देश भर से प्रवासी मजदूरों का तांता अपने राज्यों में जाने के लिए लगा। देश भर में हमने लगभग 4300 ट्रेनों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को, कई बसों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर में पहुंचाया। उनको खाना दिया, पानी की बोतल दी। राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए एसटियां दी। राज्य सरकारों ने उनके कैंप लगाए। जब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक शुरू नहीं की, तब तक भोजन कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने की। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी दिया। मगर जब ट्रेनें चालू हुई तब एकमात्र बंगाल राज्य ऐसा था जिन्हें सबसे कम ट्रेन ली। अब तक 236 ट्रेनों के अंदर हमने 3 लाख लोगों को पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के लिए 1700 ट्रेनें चली है, बिहार के लिए 1500 ट्रेनें चली है। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। ये मजदूर भूलेगा नहीं कि इसके संकट के समय में घाव पर नमक छिड़कने का काम आपने किया। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को यह भी कहने आया हूं, यही बंगाल है जो एक समय पूरे देश को
रास्ता दिखाता था। चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, समाज सुधार की बात हो, धार्मिक आंदोलन हो, देश को आजाद करने की लड़ाई लड़नी हो, देश के कानून को व्यवस्थित करने की लड़ाई लड़नी हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश का नेतृत्व करता था। एक जमाने में कहा जाता था बंगाल जो आज सोचता है देश 50 साल बाद वो सोचता है। आज बंगाल को क्या होगा? जिस बंगाल से आजादी के नारों का सूत्रपात होता था, जहां वंदे मातरम की रचना, जहां जनगण मन लिखा गया, वो आज बंगाल को क्या होगा? जहां शांति निकेतन का अस्तित्व है, नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, रामकृष्ण और विवेकानंद का एक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का आंदोलन चला, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है। कौमी दंगों से इसकी आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वधर्म संभाव के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बंगाल का दिया जाता था। वो बंगाल को तुष्टीकरण की ओछी राजनीति कर किसी एक समुदाय के लिए ही प्रायोरिटी देने का काम आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सोनार बांग्ला के जगह कम्युनिस्ट पार्टी पहले 2.5 दशक तक और अब 1 दशक तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल को गरीबी की दिशा में ढकेलने का काम कर दिया है। भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, सत्ता, स्वार्थ, सिंडिकेट, संपत्ति, ये 4S के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाई इस प्रकार का शासन किया है। मित्रों, मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि क्या राजनीतिक हिंसा कभी बंगाल का आभूषण बन सकता है क्या? राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या? किसी की रैली न करने देना, किसी से बात। अब ममता जी अब क्या करोगी? चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे। ममता जी आप परिवर्तन को नहीं रोक सकती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई, कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी FIR लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैलाओगी, भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर बाहर। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है। बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो। मित्रों, और कितना भ्रष्टाचार, हा, भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं रही। इतना भ्रष्टाचार कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊं। ढेर सारे भ्रष्टाचार के किस्से मेरे पास है। वो सब तो ठीक है, मगर आप अम्फान, तूफान और कोरोना में भी अगर भ्रष्टाचार करते हो तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी चरमरा है। बीजेपी के सांसदों पर केस करते हैं, घर के अंदर बंद कर देते हैं, विधायकों को सेवा करने से आप रोक रहे हो, संपर्क करने से रोक रहे हो। ये लोग नहीं देख रहे क्या? हुबली, टोलिनापाड़ा, मालदा, वहां ऐसे संकट के काल में भी दंगे हुए हैं। बम धमाके, घुसपैठ, गाय तस्करी, नारकोटिक्स की तस्करी, ये बंगाल के अंदर खुली छूट दे दी गई है। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। और ममता दीदी के आर्थिक कुप्रबंधन ने बंगाल को बहुत पीछे धकेल दिया है। बंगाल
जो सबसे बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूटर होता था, वो आज बहुत पीछे पड़ गया है। बंगाल को आगे ले जाने के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। आपने कम्युनिस्टों को इसलिए निकाला था कि बंगाल का विकास रुका था, मगर शायद आज बंगाल के बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे इनसे तो कम्युनिस्ट भी अच्छे थे। आपने कम्युनिस्ट को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। ममता को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। एक बार मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम सोनार बंगला बनाएं। और उदाहरण है, बिहार बीमारू राज्य माना जाता था, एनडीए की सरकार आई, आज बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य बना है। छत्तीसगढ़ 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी विकसित राज्य है। राजस्थान बीमारू राज्य माना जाता था, भाजपा को 10 साल शासन दिया, राजस्थान विकास के रास्ते पर है। और उत्तर प्रदेश सबसे बदहाल स्टेट माना जाता था, योगी जी की सरकार को अभी 3 ही साल हुए हैं, 3 साल में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई, विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मोदी जी ने भी बंगाल के लिए बहुत सारा काम किया है। बंगाल को लगभग 764 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है। इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें 1200 करोड़ के खर्चे में। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से 68 साल पुराना बंगाल के विकास का रोड़ा हटाया। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने के लिए भारत सरकार ने सिफारिश की है। रेलवे बजट में 5,437 करोड़ का और 12,500 मेट्रो के लिए विशेष काम किया है। जनवरी 2015 में स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारंभ किया। केंद्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा, न्यू टाउन कोलकाता, मध्यम ग्राम सोलर सिटी, 3 सोलर सिटी विकसित किए जा रहे हैं। बनपुर स्थित सेल के इसको स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण किया जाता है, क्षमता 3 गुना बढ़ेगी। लगभग सागरमाला के 41 प्रकल्प हमने शुरू किए हैं। और मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं मित्रों कि मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 13वें वित्त आयोग में बंगाल को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1,32,783 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 1,32,783 करोड़ रुपया 5 साल में दिया था। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 तक 5 साल के अंदर 4,48,214 करोड़। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल का विकास हुआ है क्या? ये पैसे कहां गए? सिंडिकेट की भेंट चढ़ गए, टोलबाजी में चले गए। अगर ये विकास को नीचे तक पहुंचाना है तो मुझे लगता है कि हमें वहां परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, मैं आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों बंगालियों का आह्वान करना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों को आपने आजमाया है, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। एक 5 साल की सरकार के बाद बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा, टोलबाजी नहीं होगी, घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद समाप्त हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, हिंसा बंगाल की सीमाओं के बाहर हम छोड़कर आएंगे, आतंक बंगाल के अंदर घुस नहीं पाएगा। और बम की फैक्ट्री वाले जो है वो पहले ही जीत की काउंटिंग होते ही बंगाल छोड़ने के लिए अपना बिस्तरा बोरी उठाने का काम करें। इस प्रकार की बंगाल की रचना करनी है तो मोदी जी को अधिकार देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार देना पड़ेगा। मैं आज आपको एक हिंदी की मशहूर कविता दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं मित्रों। कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं आई। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कवि बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बंगाल को हम बदलना चाहते हैं, मेरे सीने में ही नहीं तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये परिवर्तन की आग, आप उसके वाहक बने। बंगाली जनता भारतीय जनता पार्टी के सोनार बांग्ला को अपना स्वप्न बनाए और सोनार बांग्ला के आह्वान के लिए, इसकी रचना के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ना रोजवेली स्कैम होगा, ना शारदा चिटफंड स्कैम होगा, ना नारदा स्कैम होगा, ना वकफ का घोटाला होगा, ना भतीजा गेट होगा, ना ट्राइडेंट लाइट घोटाला होगा, ना एडमिशन घोटाला होगा। घोटाला और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देने का काम हम करेंगे। मैं अंत में सभी बंगाल के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है, देश की पूरी जनता 130 करोड़ लोग स्वदेशी चीजों का, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करे। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, लोकल का उपयोग करिए, लोकल के लिए वोकल बनिए और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से जगमगता आत्मनिर्भर भारत बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाइए और आप सब इकट्ठा होकर एक ऐसा परिवर्तन करिए जो बंगाल को फिर से एक बार भारत का पथदर्शक बनाए। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। भारत माता की जय। ধন্যবাদ অমিত শাহজি। আপনার লাগাতার বক্তব্য এবং কথায় পশ্চিমবাংলার মানুষ 2 থেকে 18 জন সাংসদ উপহার দিয়েছে।